हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल पेमेंट्स की ओर जो भारत का रुझान है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स को भी चलते हुए देखा है, सुना है और एक लंबे समय से उनमें वृद्धि को भी हम महसूस कर रहे हैं। अगर आप रोज़मर्रा के जीवन से इसको जोड़ करके देखें तो किसी भी अगर डिजिटल पेमेंट करने की बात आती है तो आम तौर पर बड़े शहरों में तो खास तौर से हम अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और एक क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। इसे यूपीआई पेमेंट कहते हैं। कई बार हम पेटीएम जैसे दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल करके वॉलेट से भी पेमेंट कर देते हैं। इस पूरी व्यवस्था के बीच में पिछले कुछ समय से आप सीबीडीसी का भी नाम सुन रहे होंगे। इसका मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरह से इसको डिजिटल ई रुपए भी कहा गया है या डिजिटल रुपए कह सकते हैं, ई रुपए कह सकते हैं, है ना। तो इस व्यवस्था को लेकर के हाल ही में एक नया अपडेट सामने आया है। जी हाँ, आरबीआई ने क्या किया है कि जिस तरह से हम यूपीआई के तहत अपना फ़ोन निकाल करके पेमेंट कर देते थे, अब ये सीबीडीसी का इस्तेमाल करने के लिए भी हम यूपीआई के तहत जो स्कैनर है या फिर जो कोड क्यूआर कोड मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर अभी तक इसमें दिक्कत क्या थी, वो तो हम पहले से करते आ रहे थे और सीबीडीसी की जो बात है वो इससे अलग कैसे है। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो लर्नर्स के मन में है, जो एक आम आदमी के मन में है। और चूंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए ये प्रश्न आपसे तो पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले समझ लें, क्यूआर कोड जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन में दिया हुआ है इसको कहते हैं क्यूआर कोड। क्योंकि डिजिटल पेमेंट की शुरुआत यहाँ से ही जो एक सुगम हुई है वो दिखाई देती है। तो क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पांस कोड एक ऐसा ग्रिड का बना हुआ कोड जिसमें अमूमन काले रंग से या नीले रंग से कुछ कोडिंग की जाती है और एक कैमरे का इस्तेमाल करके कैमरा इसको स्कैन कर लेता है जिस भी ऐप के माध्यम से आपको पेमेंट करनी हो, और फिर यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर इसका इस्तेमाल आप हर उस चीज़ से कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है। किसी जानकारी से भी इसको जोड़ा जा सकता है। मान लीजिए आपको किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू देखना है, वहां आपको क्यूआर कोड मिल गया, आपने स्कैन किया, आपको सीधे मेन्यू के पेज में ले जाएगा। कई बार पेमेंट के पेज में ले जाता है। तो आमतौर पर हम इसका दैनिक जीवन में जो उपयोग देखते हैं वो पेमेंट के पेज पर लेकर के जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि दिनचर्या में यही पेमेंट के लिए एक आसान मेथड है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक है यूपीआई क्यूआर कोड और सीबीडीसी इंटरऑपरेबिलिटी या इंटरऑपरेबिलिटी, डिजिटल भुगतान में अगला बड़ा कदम। इसको उन्होंने क्या किया है, इंटरऑपरेबल बना दिया है। क्या मतलब हुआ इस शब्द का, अभी आगे इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो खबरों में क्यों है, क्योंकि यूपीआई क्यूआर कोड और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में इंटरऑपरेबल किया गया है। यानी कि अगर आपको अब सीबीडीसी का इस्तेमाल करना है तो आप सीधे स्कैनर पर जाइए और इसके ऐप के माध्यम से आप वहां पर पेमेंट कर पाएंगे। यूं ही इसकी एक आसान सी बात जो आप समझ गए। अब इसके एक एक करके टेक्निकल टर्म्स को खोलते हैं। तो खुदरा डिजिटल रुपए के उपयोगकर्ता किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके लेन देन करने में अब सक्षम होंगे। यहां पर कुछ शब्द आते जा रहे हैं, मैं यहीं पर क्लियर कर दूं आपको। एक शब्द आया सीबीडीसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक तरह से इसको डिजिटल रुपए भी कह सकते हैं आप इसको ई रुपए कह सकते हैं। तो एक सवाल ये पूछना होगा आपको कि सर क्या पहले ये इस तरह से नहीं काम कर रहा था क्या, कि सेंट्रल बैंक या हम कहें सेंट्रल बैंक के रूप में कौन है भारत में, आरबीआई काम करता है। तो अब आरबीआई ने इस तरह की जो मुद्रा को लॉन्च किया है तो अभी तक हम जिस पेमेंट को करते आए हैं उससे ये अलग कैसे है। हो सकता है आपने इसके बारे में पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये जो करेंसी आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं पेपर वाली करेंसी, उसका ही डिजिटल रूप है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक जो इस्तेमाल कर रहे थे डिजिटल रूप में, क्या वो ये नहीं थी? जी हाँ, वो इससे थोड़ी सी अलग थी। इससे अलग कैसे थी? मान लीजिए आपने यूपीआई का इस्तेमाल किया और आपका जो खाता है वो है आईसीआईसीआई बैंक में। आपने आईसीआईसीआई बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसको खोला
किसी एक स्कैनर को स्कैन किया और उसमें अमाउंट डाला और पेमेंट कर दी, तो जो पेमेंट हुई वो पेमेंट कहाँ गई? वो गई अगले व्यक्ति के खाते में, यानी अगले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में। तो दिक्कत कहाँ है फिर? बैंक अकाउंट में चली गई, पेमेंट कर दिया। इसको क्यों लाए हैं? सीबीडीसी को लाने की क्या जरूरत थी? पेमेंट तो आसानी से हो रहा था। देखिए अभी तक यहां पर आपके इस पेमेंट का जो मालिक है, पेमेंट की जो जानकारी है, सब किसको मिल रही है? आपके बैंक को। तो इस पेमेंट पर आरबीआई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, या आरबीआई डायरेक्टली इससे लिंक्ड नहीं है। अभी कौन है? बैंक है। और जो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसको हम सीधे डिजिटल रुपए कहते हैं। अब तो आपको सुनने में आसानी होगी। डिजिटल रुपए जो है या ई रुपए जो है, ये डायरेक्टली सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी की गई लीगल टेंडर है। यानी कि अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आरबीआई लिखता है ना नोट में कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। पेपर पर ये बात लिखी होती है। इसका क्या मतलब होता है? वो एक वचन पत्र है। अगर 100 रुपए के अगर आप नोट को देखते हैं तो क्या उसकी वैल्यू 100 रुपए के बराबर थोड़ी होगी, या 500 रुपए का, या 2000 रुपए का? पहले के समय जो मुद्रा होती थी, मान लीजिए आपने सोना लिया, आपने 1 किलो सोना लिया है, तो उस 1 किलो सोने की जो कीमत होगी वो उसमें निहित है। गोल्ड की बार में या सोने के बिस्किट में या सोने की किसी अन्य सामग्री में उतनी कीमत उसमें निहित है। लेकिन जब से इस मुद्रा की अवधारणा आई है, इसको एक तरह से वचन पत्र के रूप में लिया जाता है कि सरकार गारंटी देती है। सरकार की तरफ से कौन? आरबीआई गारंटी देता है कि इसमें जो वैल्यू हमने कही है, अगर कल को आपको उससे कम कोई कहता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, हम आपको उस वैल्यू को आपको प्राप्त करवाएंगे। वही वचन पत्र है। तो उसकी अब गारंटी एक तरह से जो डिजिटल फॉर्म में इसको लेकर के आ रहे हैं, वो कौन देगा? आरबीआई देगा। ये इससे थोड़ा सा एक और माध्यम में अलग है। वो कैसे है? अभी के लिए जो पेमेंट हो रही है वो डायरेक्टली आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर हो रही है। ठीक है। इसमें क्या होगा? जो रुपए है, यानी जो डिजिटल रुपए है, वो वहां से निकल करके आपके वॉलेट में आ जाएगा। आपके अकाउंट से निकल करके वॉलेट में आ गया। अब वो लगभग वैसा ही कैश है जैसा मान लीजिए आपने अपने खाते से 1000 रुपए विड्रॉ कर लिए। उस 1000 रुपए को आपने अपने पॉकेट में डाल लिया या अपने पॉकेट के वॉलेट में डाल लिया, और अब आप गए कहीं पर उसको खर्चने, और आपने 1000 रुपए दुकान वाले को दिए, उससे कोई सामान लिया और आप वापस आ गए। अब बैंक को नहीं पता कि उस 1000 रुपए का आपने क्या किया था। लेकिन यहां पर अगर आपने यूपीआई पेमेंट करी है तो बैंक को पता है कि आपने उस 1000 रुपए का पेमेंट किसको किया है, अगले किसके खाते में वो गया है, लेकिन कैश में नहीं पता। अब इसको फायदे में गिनेंगे या नुकसान में गिनेंगे वो अलग बात है, लेकिन अंतर यहां पर ये आ जाएगा। अब आपने डिजिटल वॉलेट में डाल लिया, अब आप अगले को पेमेंट कर देंगे, उसके डिजिटल वॉलेट में चला जाएगा, अकाउंट पर डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रेसिंग है बैंकों की वो भी नहीं हो पाएगी। तो उसके पास पेमेंट पहुंच गई और उसने रख ली, अब वो कहीं खर्च करे ये उसकी मर्जी है। ठीक है। तो ये उन दोनों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं समझाना चाह रहा था, ताकि फिर आगे इस विषय पर बात कर सके। तो अब हालिया अपडेट क्या है? हालिया अपडेट ये है कि हमने क्या किया, इंटर ऑपरेबल बना दिया है। ठीक है। उससे पहले इस बात को भी समझ ले, सीबीडीसी के बारे में जो जानकारी है कि सीबीडीसी क्या है। किसी देश की फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है, जो अभी मैंने आपको समझाया है। फिएट करेंसी यानी जो आप कैश रखते हैं, ठीक है, उसी का डिजिटल फॉर्म है। इसके बाद रुपए को उसमें प्रिंट नहीं कर रहे, डिजिटल फॉर्म में बना रहे हैं। तो केंद्रीय बैंक सरकार के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक सिक्के या खाते जारी करता है। तो अब इसमें बेसिकली आरबीआई की भूमिका शामिल हो गई है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों की तरह सीबीडीसी एक कानूनी निविदा है। इन शब्दों को नोट करते रहें या फिर याद करते रहें, कानूनी निविदा है ये। अगर प्रश्न में आ जाए कि क्या ये लीगल टेंडर है, कानूनी निविदा है, जी हाँ, ये कानूनी निविदा है, और किसी देश के भीतर विभिन्न लेन देन के भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। यानी अगर कोई इसको स्वीकार करने से मना कर दे तो आप इस पर किसी व्यक्ति के खिलाफ जाकर के केस कर सकते हैं कि भाई उसने लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कानूनी निविदा का अर्थ क्या हुआ कि आप रुपए को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते, जिसमें उसको लेन, मान लीजिए पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था, आपने किसी को गेहूं के बदले
आपने किसी को गेहूं दिया, उससे बदले में चने ले लिए, अब वो कह रहा है कि आपसे उसको गेहूं नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। तो ये बड़ा उलझा हुआ सिस्टम होता था। लेकिन अब उसी को आसान करने के लिए मुद्रा की व्यवस्था की गई, और मुद्रा की व्यवस्था के तहत जो वचन पत्र है उसको इस तरह से बनाया गया कि वो कानूनी रूप से मान्य, उसको लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है, अब डिजिटल फॉर्म को भी कानूनी रूप से मान्यता दी गई है, ये भी उतना ही वैल्यूएबल है। तो अभी तक जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी को आप देख रहे थे या पढ़ते आ रहे थे, क्रिप्टो करेंसी क्या थी? एक तरह का डिसेंट्रलाइज सिस्टम से बना हुआ था, ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करता था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की खास बात यह थी कि इसके ऊपर किसी भी तरह के केंद्रीय बैंक या सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सरकारें जब देश के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती हैं तो इसको नियंत्रित कैसे करेंगी? और मान लीजिए कल को ये बबल है, बबल के तरह से मतलब मान लीजिए पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इससे निवेशकों को या उस पर पैसा लगाने वाले कितने सारे लोगों को नुकसान होगा। इससे तो पूरी अर्थव्यवस्था या हम कहें कि पूरे के पूरे सिस्टम ही कोलैप्स कर सकता है। इसी से बचने के लिए सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि एक तरह से ऐसी करेंसी को वो ले आए जो आज के समय डिमांड में चल रही है। तो उन्होंने कहा लो हमारे द्वारा ही समर्थित है, इसका इस्तेमाल आप कीजिए। तो उसका फायदा क्या है? पहली बात तो अधिक स्थिर है और अस्थिरता भी कम है, बेसिकली स्थिरता ज्यादा है क्योंकि इसका जो नियंत्रण है सीधे सीधे केंद्रीय बैंक के पास है। तो सीबीडीसी का क्या क्या लाभ हो सकता है, यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा जो लाई गई डिजिटल मुद्रा है उसके क्या लाभ है? पहला तो तेज है, अधिक कुशल वित्तीय लेन देन के लिए उपयोग की जा सकती है। यूपीआई भले ही चल रहा है लेकिन वो लीगल टेंडर एक तरह से नहीं है। अगर बैंक किसी भी तरह से मान लीजिए वहां पर आपके वॉलेट से या आपके अकाउंट से पैसा कटना बंद हो जाए या इधर उधर हो जाए तो आप सिर्फ बैंक के ही पास जा सकते हैं। लेकिन इसमें आप सीधे आरबीआई से इस बात की चूंकि जिम्मेदारी आपको मिली है, आरबीआई ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आरबीआई से कह सकते हैं। विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में धन की पहुंच और उपयोग में सुधार होगा। तो जिस तरह से यूपीआई चल रहा है कुछ उसी तरह से इस व्यवस्था को भी शुरू किया जाना है। अच्छा, यूपीआई का अगर आप अभी के समय आंकड़ा देखते हैं तो लगभग 5 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 करोड़ लोग। ठीक, और अगर आप इसको देखते हैं सीबीडीसी को तो 1.3 मिलियन लोग जून या जुलाई का ये आंकड़ा है जिसके हिसाब से जो दुकान वाले हैं यानी मर्चेंट्स हैं या फिर कस्टमर्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्थिर है, मुद्रास्फीति प्रतिरोधी है और प्रतिरोधी धन का अतिरिक्त रूप है। यानी मुद्रास्फीति को बेसिकली महंगाई को कम ज्यादा करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई इस्तेमाल करता है तो एक तरह से इस पर भी वो काम करेगा। ठीक है, अगला क्या है? सीबीडीसी से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? एक नुकसान मैंने अभी आपको इशारा किया था शुरू में, जटिल कार्यान्वयन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं हैं इसमें, स्ट्रक्चर कठिन है। अभी हमने इंटरऑपरेबिलिटी की बात की। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अभी तक अगर आपको कोई क्यूआर कोड स्कैन करना होता था तो आपको यूपीआई पेमेंट करनी है, आपने फोन निकाला खटाक से पेमेंट कर दी। लेकिन अभी तक जो सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें शुरुआत में ये समस्याएं आ रही थी कि जिस एप्लीकेशन का आपने इस्तेमाल किया तो वो जो नॉर्मल क्यूआर कोड आपको सभी दुकान वालों के पास मिलते हैं उसमें स्कैन करके पेमेंट नहीं हो रही थी, उसके लिए अलग से क्यूआर कोड लगाओ। अब आप सोच करके देखिए कि सरकार को इस चीज को बढ़ावा देना है तो इतने सारे लोगों के पास ऑलरेडी जो क्यूआर कोड मौजूद हैं, अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर आपको नया क्यूआर कोड लगाना है तो कैसे ये संभव हो पाएगा, या फिर इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएगा, बशर्ते कि जो मौजूदा सिस्टम बना हुआ है आप उससे ही इंटरऑपरेबल हो जाएं। तो मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपके पास गूगल पे, आपने सुना होगा गूगल पे का आप इस्तेमाल करते हैं और उससे आपने पेमेंट किया किसी ऐसे ऐप पर जो कि भीम ऐप से जुड़ा हुआ है या फिर एक दूसरा फोन पे नामक एक ऐप है उससे जुड़ा हुआ है, और आप मान लीजिए कि वो वहां पेमेंट नहीं कर रहा, वो कह रहा जिसका यूपीआई है उसका ही पेमेंट लेंगे या भारत पे से जुड़ा हुआ है, तो आपको दिक्कत होगी ना। फिर आप 50 दुकान वालों के पास जाके ये खोजेंगे कि भाई किसके पास उसी कंपनी वाला यूपीआई है, या फिर आपको हर अलग अलग पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऐप रखने पड़ेंगे, तो ऐसी समस्या आएगी। तो इसी समस्या से निपटने के लिए जो एक सिस्टम है उसको जोड़ा गया है। तो कार्यान्वयन धीरे धीरे इसका बेहतर हो पाएगा
और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कमी है, या फिर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक और दिक्कत है गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। तो अगर गोपनीय है, गोपनीयता अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर आपका डेटा नहीं जा रहा है और आप सही काम कर रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग गलत कामों से जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार हो सकता है, यहाँ पर तो दिक्कत होगी ना कि उसने क्या किया, अवैध रूप से इस्तेमाल किया और पता भी नहीं चला, ट्रेस भी नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा क्या है, पारंपरिक वित्तीय संस्थानों का संभावित विस्थापन दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक बैंक बीच में आते थे, अब क्या है आरबीआई सीधे उस चीज को ऑपरेट कर रहा है। जिस तरह से आरबीआई कैश को या करेंसी को जो इस तरह से मॉनिटर करता है या उसका फ्लो मेंटेन करता है, वैसे इसको भी देखेगा। तो अभी तक यूपीआई में बैंकिंग का काम था, अब यहाँ पर काम नहीं है। अगला क्या, डिजिटल रुपया डिजिटल रूप में मौजूद रुपए से किस तरह से अलग है, वही सवाल जो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया। तो सीबीडीसी जनता के लिए उपलब्ध मौजूदा डिजिटल धन से भिन्न है, क्योंकि सीबीडीसी आरबीआई का दायित्व है, ना कि किसी वाणिज्यिक बैंक का। ये स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि लिखे हुए फॉर्मेट में भी जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो आपको बेहतर याद होता है। शुरुआत मैंने समझा आपको सब दिया है, अब उसी को प्रश्न और उत्तर के रूप में आपके सामने इन स्लाइड्स में लिखा हुआ है। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ ले पाएंगे। तो फिर आप जब इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे होंगे तो यही लिखा हुआ जो कंटेंट है आपके काम आएगा। ठीक है। अगला, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा में रुचि क्यों ले रहा है। तो ये भी लगभग डिस्कस हो ही गया है कि क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से बढ़ रही थी तो उसके सापेक्ष जो पेमेंट सिस्टम है उसको इन्हें बिल्ड करना था, क्योंकि धीरे धीरे अगर सभी लोग क्रिप्टो की तरफ बढ़ने लग जाएंगे तो एक जो बहुत बड़ा सिस्टम देशों के भीतर सेंट्रल बैंक्स चलाते हैं और महंगाई और सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं, एक बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम है। उससे सरकारों को धन की आपूर्ति, आरबीआई के कामों में आपने पढ़ा है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, राज्य सरकारों का बैंक है। तो इस पूरी व्यवस्था के तहत दिक्कत हो जाएगी। अगर सिस्टम धीरे धीरे हाथ से निकल गया, क्रिप्टो की ओर चला गया, फिर तो हमारे कंट्रोल में ही कुछ नहीं बचा, है ना। अगला क्या है, किसी भी केंद्रीय या सार्वजनिक निकाय द्वारा देखरेख न किए जाने वाले भुगतान के तरीकों के प्रसार से धन की आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रीय बैंकों की पकड़ कमजोर हो सकती। वही अब इससे ये वाला पॉइंट निकला हुआ है। क्रिप्टो करेंसी का नाम ले लीजिए और उसके हिसाब से उसका पॉइंट तय कर लीजिए कि किसी भी केंद्रीय या सार्वजनिक निकाय द्वारा देखरेख न किए जाने वाले भुगतान के तरीकों के प्रसार से, यानी इस पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं है क्रिप्टो पर। अगर ये बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, लोगों के डे टू डे लाइफ में भी आता जा रहा है और बहुत तेजी से प्रचारित और प्रसारित हो गया और सभी लोग इस पर आ गए, शिफ्ट कर गए, तो फिर क्या होगा कि आर्थिक स्थिरता पर और इस धन के तरीके पर, धन की आपूर्ति के तरीकों पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं है। कल को अगर व्यवस्था कोलैप्स करी तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हम कम भौतिक नकदी का उपयोग करते जा रहे हैं तो सीबीडीसी सुनिश्चित कर रहा है कि जनता के पास केंद्रीय बैंक के पैसे तक पहुंच हो, यानी कि पहले जितना कैश का इस्तेमाल आप और मैं करते थे अब उतना नहीं करते हैं। अधिकतर जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में ही कर दी जाती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दे, शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चलन में आ चुका है कि लगभग हर फल वाले के पास भी, सब्जी वाले के पास भी, गोलगप्पे वाले के पास भी क्यूआर कोड की सुविधा है। और अब तो ऐसा भी है कई लोग जो भीख मांग रहे होते हैं सड़कों पर, उनके पास भी क्यूआर कोड होता है। तो आप वहाँ पर भी जाएंगे और वो कहते हैं कि सर इसमें आप पेमेंट कर दीजिए मुझे। ठीक है, वो भी एक आधुनिक तरीका है, डिजिटल व्यवस्था है। तो यह व्यवस्था केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति जारी करने और अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर रखने के लिए एक नया उपकरण प्रदान करते हैं। और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि ये इस पूरे बात का क्रक्स है कि केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति जारी करने और अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर रखने के लिए एक नया उपकरण देता है। और जैसे जैसे लोगों का ट्रांजिशन हो रहा है वैसे वैसे बैंकें और सरकारें भी, यानी कि पूरी व्यवस्था भी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब एक और जो इसके अंतर्गत सब टॉपिक है, यूपीआई वर्सेस सीबीडीसी। तो सीबीडीसी क्या है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है। और यूपीआई जो है उसका मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और इसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक समूह द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है या किया जाता है। तो एक अंतर ये हो गया, अगर आपसे पूछ दिया जाए अंतर क्या है तो एक अंतर ये आप लिख दीजिएगा। दूसरा, सीबीडीसी केंद्रीय बैंक का नियंत्रण, यानी सीबीडीसी जो है केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में है
और डिजिटल भुगतान का अधिक स्थिर और सुरक्षित रूप माना गया है क्योंकि केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में है। वहीं यूपीआई में आएंगे तो किसी एक इकाई द्वारा नियंत्रित नहीं है, इसलिए यूपीआई सीबीडीसी जितना स्थिर या सुरक्षित नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट आपको बेसिकली मतलब देखिए है डिजिटल फॉर्म ही, आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं समझ में आएगा कि भाई आपने लीगल टेंडर से पेमेंट किया है या यूपीआई से पेमेंट किया है, वो टेक्निकल है। आपको डे टू डे लाइफ में ज्यादा अंतर नहीं समझ में आएगा, आप केवल एक नए ऐप से जुड़ जाएंगे और एक नए तरीके से पेमेंट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका एकीकरण अब किया जा रहा है। तो खुदरा डिजिटल रुपया यानी ई रूपी रिटेल को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के चल रहे पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, शुरू में चर्चा की। और भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक जैसे कई बैंकों ने इस एप्लीकेशन पर यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी को पेश कर दिया है, यानी इस तरह के जो बैंक्स हैं वो आगे आ रहे हैं, सरकार के कहने पर इस व्यवस्था में जुड़ रहे हैं और इस व्यवस्था को ई रुपए से जोड़ रहे हैं। यानी कि जो यूपीआई की व्यवस्था है, इस तरह के बैंक्स अगर सामने नहीं आएंगे, इंटरऑपरेबिलिटी नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। आपको याद होगा जब एयरटेल तो चल ही रहा था शुरू में, लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ था तो जो जियो के नंबर से कॉल लगाना है, मान लीजिए अगले का नंबर एयरटेल का है और आपने अपने जियो के नंबर से एयरटेल पर कॉल करी, इंटरऑपरेबिलिटी उस समय शुरुआती चरण में बहुत समस्याएं आ रही थी, तो आपकी कॉल हर बार कनेक्ट नहीं हो पाती थी या कनेक्शन बहुत मुश्किल से लगा, डिस्कनेक्ट हो गई, कितनी समस्याएं हो रही। सोचिए आप केवल जियो से जियो पर ही कॉल कर पाए या एयरटेल से एयरटेल पर ही कॉल कर पाए, उसके लिए आप कम से कम 5 तरह के अगर कंपनियां मार्केट में है तो 5 तरह के मोबाइल फोन लेकर के घूमे, तो इतना संभव नहीं है। इसलिए जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है कि इनको आपस में इंटरऑपरेबल होना चाहिए और ऐसा ही इस प्रक्रिया को भी अब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ग्राहकों को और व्यापारियों को इससे क्या लाभ होगा, ये प्रश्न भी आपको पूछना है। पहला यह है कि कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं उनके बीच आपको स्विच करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप सीधे पेमेंट कर दें, यानी आपको ये नहीं करना है कि हर एक के लिए अलग अलग तरह से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। दूसरा क्या है, अगर इंटरऑपरेबल हो जाएगा तो आप आसानी से सीबीडीसी में स्विच कर जाएंगे, क्योंकि उपभोक्ता का व्यवहार बदलना अपने आप में बहुत कठिन कार्य होता है। उपभोक्ता वहीं जाएगा जो आसान होगा, आप किसी से कह करके मजबूरन कोई कार्य नहीं करवा सकते, और इतने बड़े देश में इतनी सारी जनसंख्या है कि वैसे भी ये संभव नहीं है, ना किसी सरकार के लिए ना बैंक के लिए, कि आपके फ़ोन का एप्लीकेशन चेंज करें। हाँ, वो एक बात अलग है कि किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल करके कुछ फोर्सफुली, लेकिन उसकी भी अपनी तरह की समस्याएं हो जाती हैं, उसमें भी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका लास्ट में जो नुकसान है वो जनता को ही होता है। तो एकीकरण जो किया गया है डिजिटल मुद्रा तंत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए कारगर होगा। तो अब इतनी देर से आपको एक जो कंटेंट मिला है उसका एक टेस्ट हो जाएगा छोटा सा। यह है प्रश्न, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सीबीडीसी एक कानूनी निविदा है, और ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, याद रखिए। यह मुद्रास्फीति प्रतिरोधी मुद्रा है। और तीसरा, सीबीडीसी यूपीआई की तरह स्थिर या सुरक्षित नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दे सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं कि ये सेशन आपके लिए कितने उपयोगी हैं या आप इससे कितना सीख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले कुछ क्लासेस में ऑडियो का जो इशू था वो इस क्लास में या आने वाली जो अगली क्लासेस होंगी, चाहे वो एनसीईआरटी की हो या जो करंट के टॉपिक्स है, उसमें नहीं मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।